हिंदी में सर्वप्रथम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके साहित्य के बारे में, ठीक है। आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई या इससे रिलेटेड जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर हम आपको आज से एक डेली 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। एक आपका ग्रामर का रहेगा, एक आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन क्या क्या था। तो हिंदी में सर्वप्रथम कौन पहले था, या हिंदी में सर्वप्रथम पहली कविता, प्रथम एकांकी, इस तरीके से प्रथम उपन्यास, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में प्रथम के बारे में। तो हिंदी में प्रथम बात करेंगे तो यहाँ लिखा है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा लिखा हो या सरहपाद लिखा हो, दोनों ही एक ही आंसर होता है, ठीक है। हिंदी की प्रथम रचना के बारे में बात की जाए तो ये श्रावकाचार है, जो कि देवसेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, आपके लगभग 20 से 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक यहाँ पूछा था प्रथम कवि, और यहाँ पूछा है प्रथम रचना, और यहाँ पूछा है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक की बात की जाए तो कौन सी है? नहुस है। हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात की जाए तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन है? परीक्षा गुरु है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नहुस है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो गोपाल चंद के द्वारा। परीक्षा गुरु किसके द्वारा? तो ये श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण हैं, आप देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट के बाद। नेक्स्ट है हमारा हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा की बात की जाए अगर तो ये अर्ध कथानक है, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो ये दयानंद दिग्विजय की है, दयानंद दिग्विजय है, जो कि गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। प्रथम रिपोर्टाज की बात करेंगे तो यहाँ लक्ष्मीपुरा है, जो कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखेंगे इस वीडियो में हर एक हिंदी में प्रथम से रिलेटेड है और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आपका बनता है तो निश्चित ही यहाँ से बन जाएगा। हिंदी में बात करेंगे हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो ये लंदन यात्रा है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो ये चंद्रलोक की यात्रा है, जो कि केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? ये साधना है, राय कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी है, जो कि श्रीधर पाठक की रचना है। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना कौन सी है? तो ये प्रेम पथिक है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये झरना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन से हैं? तो ये राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये भाषा योग वशिष्ठ है। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से, तो आपको इसी तरीके से याद भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं? तो प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हम बात करेंगे ये पद्मावत है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको निश्चित ही यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक गूंठ है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एक काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है? हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो साहित्य लहरी है, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो ये चंदायन है, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे हम, आगे और भी महत्वपूर्ण है, जैसे हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये छंदमाला मानी जाती है। हिंदी में रीति सिद्धांत का प्रथम कवि कौन सा है? तो ये आचार्य केशव प्रसाद जी हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन हैं? तो ये विद्यापति हैं, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक रचना कौन सी है? हिंदी नाटक की प्रथम सैद्धांतिक रचना कौन सी है? तो रूपक रहस्य रचना है, ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है
हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन कौन सा है? तो ये पद्म पराग है, जो कि पद्म सिंह दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, किस रचना पर मिला था? तो ये चिदम्बरा के लिए मिला था और सुमित्रानंदन पंत को मिला था। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन है? तो ये संवाद कौमुदी है। ठीक है, डायरेक्ट ही ये बनते हैं, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये सहरपा या सहरपाद है। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है, तो ये हित तरंगिणी है, जो कि कृपाराम के द्वारा लिखा गया था। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट है, हम पीछे देख चुके हैं, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये है साहित्य लहरी, ये सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, ये हमने पीछे ही देखी है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा है, महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यूज़ किया था। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? करुणालय है, जयशंकर प्रसाद। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक रचना कौन? हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यहाँ से आपका हिंदी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आपको हिंदी जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी लेखपाल, वीडियो, जो भी एग्ज़ाम है, अगर हिंदी पूछी जाती है, साहित्य पूछा जाता है, तो यहाँ से 1 नंबर बनने का चांस ज़रूर होगा, 1 क्वेश्चन बनने का चांस ज़रूर होगा। ठीक है, आज हम ये साहित्य का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी साहित्य कराएं सर, तो एक पार्ट हमने कवर करा दिया था और ये आज हमारा दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, और बहुत ही शानदार ये प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, या टाइप आप ऐसे करेंगे, पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे, और निश्चित ही ये हम गारंटी दे सकते हैं ऐसा पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सिस्टमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम अष्टछाप के कवि के बारे में। ठीक, अष्टछाप की कवि की बात की जाए तो इसमें अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें से 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज हमने बांटा भी है कि 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनका नाम था सूरदास हो जाएगा, एक कुंभन दास हो जाएगा, परमानंद दास हो जाएगा और कृष्ण दास हो जाएगा। ठीक है, 4 वल्लभाचार्य के हो गए, और 4 थे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो ये कौन थे? छीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी हो गया, चतुर्भुज स्वामी हो गया और नंददास। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखकर आपको बताया है, पहले ये लिखा जाता है फिर आपको समझाया जाता है। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके आगे ग्रामर की वीडियो की जो पीडीएफ है वो बनाकर दी गई है, ऐसे ही आपको ये साहित्य की भी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये अष्टछाप देख लिया। अब बात कर लेते हैं काल के विभाजन के बारे में। तो काल का विभाजन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर काल की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के काल को या हिंदी साहित्य को अपने बात करेंगे, जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उन्होंने 3 तरीके से बांटा है। जैसे पहले उन्होंने आदिकाल बताया, ठीक है, फिर उन्होंने मध्यकाल बताया, फिर उन्होंने आधुनिक काल बताया। बोला है आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल होता है, ये भी नाम याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि किसका नाम वीरगाथा काल है, तो आदिकाल का। ऐसे ही मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल की 2 शाखाएं हैं या 2 भाग हैं। जैसे पूर्व मध्यकाल, तो इसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भक्ति पर प्राथमिकता दी गई है। उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, इसमें रीति काल है। ठीक है, और आधुनिक काल को नया नाम दिया गया था गद्य काल। ठीक है, तो कभी कभार ये इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं कि भक्ति काल किसे कहा जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया आपने, ये एग्जाम में बनता है। आगे हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके, जैसे आदिकाल है, भक्ति मध्यकाल है और फिर आपका आधुनिक काल है। तो सबसे पहले हम मध्यकाल को पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा कवि हैं। तो भक्ति काल की बात करेंगे तो भक्ति काल में भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण काव्य धारा
एक सगुण काव्य धारा। एक में मतलब एक में आपका ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया गया है, एक में आपका भक्ति को महत्व दिया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा में क्या है, आपका ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया गया है, ठीक है। इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है और प्रेम पर बल दिया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं होती हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अगर बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा में भक्ति को महत्व नहीं है, साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ज्ञान और प्रेम पर बल है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि होंगे कुछ ज्ञान को महत्व रखते होंगे और कुछ प्रेम को महत्व रखते होंगे, ठीक है ना। तो ये आप कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है, 1 और 2। इसके बाद हम बात करेंगे सगुण काव्य धारा की। सगुण काव्य धारा में क्या होता है, ये भक्ति को प्रधानता दी जाती है। सगुण भाग जो काव्य धारा है इसमें भक्ति की प्रधानता रहेगी। अब भक्ति भी दो तरीके से होगी, या तो राम भक्ति के रूप में होगी या कृष्ण भक्ति के रूप में। तो राम भक्ति शाखा के कवि अलग होंगे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अलग होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने निर्गुण वाली काव्यधारा की जो शाखा देखी थी, ज्ञान मार्गी शाखा। इसमें क्या है, ज्ञान पर बल दिया गया है ज्ञान मार्गी शाखा में। अब इसके इंपॉर्टेंट कवि देख लीजिए। तो सारे पहले तो ये बात कर लें आप, जो आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इनके कवि अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, ज्ञान मार्गी शाखा की कवि की। इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है। तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इस वाली शाखा के, तो कबीर दास जी हैं, रैदास जी हैं, गुरु नानक हैं और दादू दयाल जी हैं, सुंदर दास हैं और रज्जब, इसके साथ साथ गुरु नानक, ठीक है। अच्छा, ये गुरु नानक 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, आप समझ लीजिए, एक बार ही है। तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये आपके कौन से हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण हो गए। अब बात करते हैं प्रेम के आधार पर। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन कौन से हैं, तो ये इन्हें हम सूफी काव्य भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है तो निम्न में कौन सा सूफी कवि नहीं है या सूफी कवि है। तो इसके जो विकल्प हैं या इसके जो कवि हैं वो याद रख लेना, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इनके सूफी कवि जो हैं या प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो हैं वो है मुल्ला दाऊद हैं, जो कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंजन हैं, उस्मान हैं। एक चीज़ हम और यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आपका प्रेम मार्गी शाखा ना, बल्कि यहाँ पर ऐसा जरूर पूछा जाएगा कि सूफी काव्यधारा की कवि इनमें से कौन से हैं। तो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन मिला है वो मलिक मोहम्मद जायसी के साथ क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आपने निर्गुण भक्ति धारा की देख ली ना, निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं, प्रेम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब बात करेंगे सगुण भक्ति धारा की 2 काव्य धाराएं, जो कि राम भक्ति शाखा के कवि होंगे, कुछ तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। राम भक्ति शाखा में क्या है, इनका जो संबंध होगा सभी का वो रामानंद से होगा, ठीक है, रामानंद जी से होगा। और रामानंद के कितने 12 शिष्य थे, इनमें से कुछ प्रमुख हैं यहाँ राम भक्ति शाखा में। जैसे तुलसीदास की बात की जाए, नाभादास की बात की जाए, अग्रदास की, हृदय राम की, प्राणचंद्र चौहान और रघुराज सिंह, ठीक है। और इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको वही चीज़ बताई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, पैटर्न याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की कवियों की। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि देख लीजिए, तो इनका जो संबंध होगा वो बल्लभाचार्य जी से होगा, ठीक है। अब बल्लभाचार्य जी से होगा तो इससे संबंधित जो प्रमुख कवि हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे, इससे संबंधित कवि एक तो सूरदास हो जाएंगे, कृष्णदास हो जाएंगे, नंददास, रसखान, रहीम, मीराबाई, कुंभन दास, परमानंद दास, उसके बाद चतुर्भुज दास, ठीक है, ये चतुर्भुज दास हो जाएगा, और नरोत्तम दास। तो आपने देख लिए, ये इतने सारे जो प्रश्न हैं वो आपके बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने जो भक्तिकाल को देखा, भक्तिकाल की 2 शाखाएं थी, एक तो निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण में हमने दो तरीके से देखा है कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है। ऐसे ही हमने सगुण काव्यधारा को 2 तरीकों से देखा है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब बात करने वाले हैं हम रीतिकालीन कवियों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अब बात करेंगे हम रीतिकालीन कवि। अब भक्तिकाल के कवि देख लिए, जिन्हें हम पूर्व मध्यकाल के कवि कहते हैं। अब बात करेंगे हम रीतिकालीन कवि, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो रीतिकालीन कवियों को 3 तरीके से बांटा गया है कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों के नाम। तो इनमें से सबसे प्रमुख आपके केशव दास जी हैं। इसके साथ साथ ये और दिए हैं, जैसे आपका चिंतामणि जी हो गएंगे, मतीराम, देव रसलीन, मुबारक हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, कुलपति मिश्र हो जाएंगे, याकूब खां, पद्माकर हो जाएंगे, सुरती मिश्र हो जाएंगे, सोमनाथ, भिकारी दास, दूल्ह, ग्वाल और प्रताप शाही, ठीक है। ये सारे के सारे रीति
बद्ध कवियों से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ आपके रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों की। तो रीति सिद्ध कवियों की बात करेंगे तो सेनापति, निधरी, बैनी, कृष्ण कवि रसनिधि और कृष्ण कवि रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव। इसके साथ साथ बिहारी जी भी हैं, उनको हमने अलग से लिया है। ठीक है, रीतिकालीन कवि, रीति मुक्त कवि की बात करेंगे तो घनानंद, आलम हो जाएंगे, शेख ठाकुर हो जाएंगे, बुद्धिसेन या बोधा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके बनेंगे। लेकिन अगर आपसे ये वाला जो स्लाइड है याद ना हो, कोई बात नहीं। अब हम आपको रीतिकाल के प्रमुख कवि, इन्हीं में से जो महत्वपूर्ण हैं वो पूछे जाते हैं, उनके हमने इकट्ठे नाम लिए हैं और यहाँ लिख दिया है रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि। मतलब तीनों में से छांटकर जो आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो बिहारी जी हो गए, भूषण हो गए, आलम हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएगा, बोधा और केशवदास, सेनापति और मतीराम। ठीक है, और घनानंद, देव। ठीक है ना, चलिए इतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम आधुनिक काल के कवि के बारे में। अब हमने देखा आधुनिक काल और उसके बाद में हम लास्ट बात करेंगे आदिकाल के कवि। ठीक है, तो आधुनिक काल पहले देख लेते हैं। तो आधुनिक काल को क्या है, जो है 5 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतेंदु युग, फिर आपका द्विवेदी युग, फिर आपका छायावाद युग या उत्तर छायावाद युग, या इसे हम छायावाद उत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। उसके बाद प्रयोगवादी नई कविता इसे बोलेंगे। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है, देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये कई सारी बुकों में अलग अलग दिया है, लेकिन फिर भी हमने ऑथेंटिक लिखा है, आप देख लीजिएगा। इसके अप्रोक्स आपका जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर देंगे सबसे पहले भारतेंदु युग के कवि के बारे में। तो भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, बद्री नारायण चौधरी जिन्हें हम प्रेमघन के नाम से जानते हैं ये हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे बात करेंगे हम आगे द्विवेदी युग के कवियों की। तो द्विवेदी युग के कवि देखेंगे तो द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें प्रमुख कवि हैं। इसकी बात करेंगे श्रीधर पाठक, हरिऔध हो जाएंगे। उसके बाद आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, नाथूराम शर्मा, शंकर हो जाएंगे और जगन्नाथ दास रत्नाकर ही हो जाएंगे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो जाएंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट में जो दिख रहे हैं ना, ये इनके शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो ये आपके द्विवेदी युग के हो जाएंगे प्रमुख कवि। द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अब छायावादी युग के कवियों के नाम, सभी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ से डायरेक्ट कवियों के नाम बनते हैं कि इनमें से कौन सा छायावाद का कवि है। और आप किताबों को छानकर लिखेंगे तो आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, आप इसे लिख लीजिएगा, एक जगह अच्छे से कवर कर लीजिए और यही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो बात करेंगे हम छायावाद की कवियों की। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम सबसे पहले आता है और उसके बाद बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उसके बाद वियोगी इनका उर्फ नाम है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, जनार्दन प्रसाद झा इसे द्विज कहते हैं ये हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम प्रगतिवाद के कवियों की। तो प्रगतिवाद के कवि की बात करेंगे तो यहाँ केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, उसके बाद नागार्जुन, रागे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे और त्रिलोचन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ये क्या बताया आपको, जो आपका नई आधुनिक युग है, आधुनिक युग या नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो ये आपको सही सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा दिए हैं। हर एक कवि के हर एक बात के इंपॉर्टेंट कवि जो कि एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से लिख लीजिए इन्हें। ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा। अब बात करेंगे तार सप्तक के बारे में। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक निम्न में से तीसरा तार सप्तक कब आया था, तार सप्तक, और इसमें से कौन सा कवि नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो तार सप्तक की बात करेंगे, तार सप्तक की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और ये आगे द्वारा बनाया गया संगठन था। इसमें 7 कवियों का मंडल हुआ करता था और ये 1943 में बनाया था। ठीक है, तार सप्तक कब बना था, 1943 में बना था या आया था। इसमें 7 कवियों का मंडल है, आगे द्वारा ये बनाया गया था। इसका मतलब क्या है, तो कुल तार सप्तक कितने हैं, तो आपको याद रखना 4 कुल तार सप्तक हैं और हर एक तार सप्तक में 7 कवि हैं। ठीक है, हर एक तार सप्तक में 7 कवि हैं और 4 तार सप्तक हैं, जिसमें से एक नोट आपको याद रखना है, चारों तार सप्तक में सिर्फ एक ही ऐसे हैं। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन है, तो शकुंतला माथुर हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी आगे।
चलिए आगे बात करते हैं प्रथम तार सप्तक के बारे में। तो प्रथम तार सप्तक जो है वो कब आया था? 1943 में। इसके महत्वपूर्ण कवि की बात की जाए तो पूछा जाता है निम्न में से कौन से कवि प्रथम तार सप्तक के हैं या नहीं है। तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए तभी आप इसे लगा पाएंगे, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये हो जाएंगे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे, प्रभाकर माचवे हो जाएंगे, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और आगे जी, ठीक है। ये कौन से पहले तार सप्तक के कवि थे। आगे बात करेंगे दूसरे तार सप्तक की कवि की। तो यहाँ लिखा है दूसरा तार सप्तक है वो कब आया था? तो 1951 में आया था। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती हो जाएंगे, नरेश मेहता हो जाएंगे, शमशेर बहादुर, उसके बहादुर सिंह, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर। देखिए ये रही माँ, ये रही एकमात्र महिला, ठीक है, हरि नारायण व्यास जी। चलिए ये हो जाएगा दूसरे के। अब तीसरे तार सप्तक की कवि देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा तार सप्तक कब आया था? तो ये 1959 में आया था, बना था, ठीक है। और कीर्ति चौधरी हो जाएंगे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, केदारनाथ सिंह, कंवर नारायण सिंह, विजयदेव नारायण शाही, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन बादशाहन, ठीक है। तो ये आपके तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे तार सप्तक के कवि की। तो चौथा तार सप्तक है वो कब आया था? तो ये 1979 में आया था। तो राजेंद्र किशोर, श्रीराम शर्मा, ये शर्मा लिखा है, ठीक है, और यहाँ मिस्टेक हो गया, श्रीराम शर्मा कर लेना, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार, ठीक है। तो चारों तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि देख लिए आपने। अब बात कर लेते हैं कुछ और आगे की। अब आदिकाल की, जो हम पीछे छोड़कर चले थे आदिकाल, तो अब बात करेंगे आदिकाल की या वीरगाथा काल की, ठीक है। तो यहाँ आदिकाल या वीरगाथा काल इसका दूसरा नाम है। तो आदिकाल के प्रमुख या महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए। आदिकाल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो जी, जगनिक हो जाएंगे, मधुकर हो जाएंगे, भट्ट केदार हो जाएंगे, नल सिंह हो जाएंगे, विद्यापति, दलपति विजय, नरपति नाल, सांगधर और चंद्रवरदाई, ठीक है। इनकी अलग से रचना भी पूछी जाती हैं। इनमें जो रासु ग्रंथ लिखे गए हैं वो अलग से पूछे जाते हैं। तो हम वो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे होंगे साहित्य में, जिसमें हम कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड वीडियो था। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी में काल विभाजन है वो किस तरीके से किया गया है, कितने काल में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है वो 4 प्रकार से किया गया है। तो पहला जो काल है वो वीरगाथा काल है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा काल है वो भक्ति काल है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो रीति काल है, इसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। चौथा जो है वो गद्य काल है, इसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है, जिसे हम वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आदिकाल का जो नामकरण है वो भी कई प्रकार से किया गया है। तो आदिकाल के नामकरण की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बीजपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकराचार्य ने। तो एक बार इनको आप रिधम में पढ़ लीजिएगा, सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि चारण काल किसने कहा या संधि काल किसने कहा? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। तो एक बार आदिकाल के नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो देख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं अंतिम स्लाइड की। तो यहाँ पर रीति काल का नामकरण है। तो रीति काल को क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। रीति काल को रीति काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने, ठीक है। तो आपने ये आपका हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शायद ही है यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा, और निश्चित ही जुड़े रहिएगा। आपका साहित्य से हम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपका पूरा साहित्य कवर करवाएंगे, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिनको ज़रूरत होगा उनको आप ज़रूरतमंदों को शेयर करें, ताकि वो भी अपना फ्री में पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जो कि आपका साहित्य से रिलेटेड है, हिंदी साहित्य, ठीक है। आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आपका टीचर भर्ती, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहां पर आपका हिंदी में हिंदी साहित्य पूछा जाता है,
तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम 1 बाय 1, ये हमारा तीसरा पार्ट है जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। इससे पहले हमने कुछ ग्रामर या व्याकरण से रिलेटेड पार्ट कवर किए हैं जो कि हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, बच्चों का ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर साहित्य बढ़ा दीजिए, तो सबसे पहले साहित्य की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा साहित्य का तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो आपके प्रमुख कवियों द्वारा पत्रिकाएँ संपादित की गई थी उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बिल्कुल रचनाओं पर चलेंगे। ठीक है, 2 से 3 पार्ट और आएंगे साहित्य के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार हैं। शायद ही है आपको यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख गुरु और शिष्य से रिलेटेड। हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कभी कभार प्रश्न बन आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम गुरु शिष्य बाद और प्रमुख कवियों के उपनाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहले गुरु की बात करेंगे, गुरु और शिष्य की। तो एक तरफ हमने शिष्य लिखा है और एक तरफ हमने गुरु लिखा है, यानी कि प्रमुख गुरु और उनके शिष्य कौन कौन थे, तो इनके बारे में बात करेंगे। रामानंद जी के जो गुरु थे वो कौन थे, राघवानंद, सीधा वलनायर है एक तरीके से। तो कबीरदास जी के कौन थे, रामानंद। रैदास जी के कौन थे, रामानंद। और पद्मावती जी के कौन थे, आपके रामानंद। तो ये रामानंद 3 बार लिखा है, जी हाँ, क्योंकि रामानंद के टोटल कितने 12 शिष्य थे। ठीक है, जिनमें से ये 3 तो हमने लिखवा दिए हैं और आगे हम पूरे 12 के 12 नाम देखेंगे। तो रामानंद के राघवानंद हो गए, उसके बाद कबीरदास, रैदास और पद्मावती के कौन हो जाएंगे, रामानंद। उसके बाद बल्लभाचार्य जी के कौन थे, विष्णु स्वामी थे। और सूरदास जी के गुरु कौन थे, बल्लभाचार्य थे। ठीक है, इनका पैटर्न है, इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा ताकि सीखने में आसानी रहेगी। आगे बात करेंगे मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे, रैदास थे, संत रैदास। उसके बाद बात करेंगे तुलसीदास जी के गुरु, नरहरिदास। तो ये जो तुलसीदास जी के गुरु हैं और सूरदास जी के गुरु हैं, ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये इनके थे शेख मोहदी। शंकराचार्य के गुरु की बात की जाए तो ये हैं गोविंद योगी जी। अब बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की, तो इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम प्रेमचंद जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनके भी कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ज़्यादा तो कठिन है नहीं, 1-2 बार इसे आप पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। अब हमने बात बीच में आपको बोला था कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे, तो रामानंद जी के कितने 12 शिष्य थे, तो इनका ब्यौरा देख लीजिए कौन कौन थे। संत रैदास हो जाएंगे, कबीरदास हो जाएंगे, धन्ना और सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, उसके बाद नरहयानंद, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, तो ये पूरे 12 के 12 नाम है। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन जो हमने शुरुआत में तीन नाम लिखाए हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भक्ति के संप्रदाय। तो भक्ति के संप्रदाय जो हैं अलग अलग से संप्रदाय हैं। तो ये भक्ति के संप्रदाय कितने हैं, टोटल 4 हैं। जैसे बात करेंगे श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं, तो ये कौन है, रामानुजाचार्य जी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, प्रवर्तक है माधवाचार्य जी। इसके बाद बात करेंगे हम रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय का जो नाम है वो है प्रवर्तक हैं इनके निम्बारकाचार्य। ठीक है, तो ये अपने भक्ति संप्रदाय के 4 प्रवर्तक देख लिए। अब कुछ और संप्रदाय देख लीजिए जो कि संस्कृत से और पाश्चात्य शिक्षा से रिलेटेड हैं। तो ये संस्कृत काव्य शास्त्र की बात करेंगे तो इनमें कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। अलंकार संप्रदाय के भामाह मम्मट। रीति संप्रदाय की बात करेंगे तो दंडी बामन। ध्वनि संप्रदाय की बात करेंगे तो आनंदवर्धन। उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय की तो कुंतक। और औचित्य संप्रदाय की तो बात करेंगे क्षेमेंद्र। तो ये आपने देख लिए, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करेंगे कुछ और प्रवर्तक की जो कि हिंदी काव्य शास्त्र से रिलेटेड हैं, तो इनके संप्रदाय और प्रवर्तक देखेंगे। तो रीति संप्रदाय की बात करेंगे तो केशवदास जी शुक्ल जी के अनुसार। स्वच्छंदतावाद की बात करें तो ये श्रीधर पाठक। छायावाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद। तो ये छायावाद वाला तो बहुत पूछा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक तो ये हरिवंश राय बच्चन है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। नकेनवाद ज़्यादा पूछा जाता है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद केसरी कुमार और नरेश। तो ये प्रपद्धवाद या नकेनवाद। तो आपको याद रखना है एक चीज़ और विशेषता यहाँ पर याद रखना कि नलिन बिलोचन शर्मा का एक ना लिया, उसके बाद केसरी कुमार का का लिया, के लिया, और नरेश का फिर ना, तो न के न। तो आप कैसे याद रखेंगे, इनका जो नाम लिया था ना, यहाँ पर इनका जो नाम लिया था वो कैसे लिया था देखेंगे, यहाँ पर अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो था
यह ना के न, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, नकेनवाद। ठीक है, इन्हीं के नाम से शॉर्ट नेम एक एक नाम उठा लिए और ताकि ये बन गया नकेनवाद। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये देख लिया आपने। आगे बात करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण, तो मानसलवाद की बात करेंगे। यहाँ पर मानसलवाद की बात करेंगे तो मानसलवाद में कौन आ जाएगा, मानसलवाद में आ जाएंगे रामेश्वर शुक्ल, जिसे हम अंचल के नाम से जाने जाते हैं, ये इनका उपनाम है। कैप्सूलवाद की बात करेंगे तो ओकारनाथ त्रिपाठी जी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ पाश्चात्य की, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रवर्तक और संप्रदाय, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बात करेंगे संप्रदाय और प्रवर्तक। जैसे औदात्यवाद की बात करें तो लोंजाइनस, तो अस्तित्ववाद की बात करेंगे तो सोरेन कीर्कगार्ड। मार्क्सवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स। मनोविश्लेषणवाद की बात करेंगे तो सिगमंड फ्राइड। प्रतीकवाद की बात करें तो जीन मोरियास। अभिव्यंजनावाद की बात करें तो वेनदेता क्रोचे, और बिंबवाद की बात करेंगे तो टी.ई. ह्यूम। हो सकता है ये आपको कठिन लगे थोड़े, ये आपके अंग्रेज नाम है, फिर भी लिख लीजिएगा, अगर आया तो एक दो बार पढ़ के जाना, हो सकता है ऑप्शन हटाने में मदद मिले। ठीक है, अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब सारे कवि और उनके उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके उपनाम क्या क्या हैं। जैसे वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। जैसे सरहपा की बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो की बात करें तो हिंदुस्तान की तूती या तोताए हिंद कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो ये नाम बहुत बार पूछा भी गया है। अब बात करेंगे असाइद को, ये प्रथम सूफी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हें जायसी के नाम से, मलिक मोहम्मद को जायसी के नाम से जाना जाता है। सूरदास के कितने सारे नाम है देख लीजिए। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है, खंजन नयन, भावाधिपति, बात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, नंददास की बात करी जाए तो इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। सैयद इब्राहिम की बात की जाए तो इन्हें रसखान के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण था वो आपको बताया जा रहा है। तुलसीदास की बात करें तो इन्हें कवि शिरोमणि जी, और मानस का हंस, लोकनायक कवि, हिंदी का जाति कवि, इतने अन्य नामों से भी जाना जाता है। तुलसी और गंगे की बात करें तो ये सुखविन के सरदार के नाम से, अब्दुल रहीम खाने काना को रहीम के नाम से, नरहरि बंदी जीवन को महापात्रा के नाम से, महेश दास को ये बीरबल के नाम से जाना जाता है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि रहीम और बीरबल जी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन। मतीराम को पुराने पंथ के पथिक के नाम से जाना जाता है। घनानंद के अन्य नाम देखिएगा, प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, जवादानी का दावा और रखने वाला कवि। ठीक है, भिखारी दास को दास के नाम से जाना जाता है। सैयद गुलाम नबी को रसलीन के नाम से जाना जाता है। तो महाराज सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण है वो भी देख लेंगे। तो सारे एक ही वीडियो में पूरा देखने वाले हैं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, ताकि वन लाइनर क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सदाशिव लाल की बात करेंगे तो नियाज के नाम से। जगन्नाथ दास का नाम जो है वो रत्नाकर नाम पड़ा, आपने जानते होंगे कि रत्नाकर के नाम से कौन जाना जाता है, जगन्नाथ दास। राजा शिव प्रसाद की बात करें तो ये सितारे हिंद कहा जाता है। इन्हें भारतेंदु के विद्या गुरु भी कहा जाता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम देख लीजिए। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नवयुग के अग्रदूत कहा जाता है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं और रसाई से इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम बद्री नारायण चौधरी। तो बद्री नारायण चौधरी की बात करें तो इन्हें प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, प्रेमघन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य नाम क्या क्या हैं, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, कल्लू अल्हाइत और नियम नारायण शर्मा। उसके बाद नाथूराम शर्मा की बात करेंगे तो कविता कामिनी कांत कहा जाता है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर कहा जाता है और शंकर इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है और कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। राय देवी प्रसाद की बात करी जाए तो ये पूर्ण के नाम से जाने जाते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और त्रिशूल के नाम से जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को आप प्रथम राष्ट्रकवि भी कहते हैं, राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं और दद्दा के नाम से भी जानते हैं।
बाल मुकुंद की बात की जाए तो ये शिव शंभू के नाम से जानते हैं। लाला भगवान दीन के नाम से जाने जाते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट की, तो आगे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो ये जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है, झारखंडी कहा जाता है और कलाधर भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से और महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रा नंदन के अन्य नाम देख लीजिए। प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पत, ये कई बार पूछा भी गया है। गोसाई दत्त के नाम से, साइदा के नाम से, साइदा नंदिनी, और उसके बाद एक निहत्ता, सुधाकर प्रिय, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, ये मुकुल है यहाँ पर याद रखना, मुकुल। उसके रावणार्जुन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम हैं। और आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण है तो वो भी देख लीजिए। जैसे महादेवी वर्मा को किस नाम से? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से। मोहनलाल महतो ये वियोगी के नाम से। जनार्दन प्रसाद झा ये द्विज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैद्यनाथ मिश्र की, तो वैद्यनाथ मिश्र की बात करेंगे तो यहाँ पर नागार्जुन यात्री जन कवि के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रांगे राघव के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह को दिनकर के नाम से और बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखे हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनके उपनाम से रिलेटेड, संप्रदाय से रिलेटेड और महत्वपूर्ण गुरुओं से रिलेटेड। ठीक है, आगे की वीडियो में हम पत्रिकाएं कवर कर रहे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। उसके बाद एक दो पार्ट आएंगे जिसमें हमारी रचनाएं भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसी तरीके से हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरा हिंदी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो निश्चित हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको ये PDF भी प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी प्लस UPSI के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम आज बात करेंगे प्रमुख पत्रिकाओं से रिलेटेड आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? भारतेंदु युग की पत्रिका देखेंगे, छायावादी युग की पत्रिका देखेंगे, इस तरीके से हम सारी पत्रिका देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने साहित्य के बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। और बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पहले ग्रामर ना करवा के आप पहले साहित्य करा दीजिए, क्योंकि साहित्य लगभग सभी का नहीं होता है। ठीक है ना, कंप्लीट एक दो बच्चों का कंप्लीट होता है, बाकी इसमें साहित्य में क्या है, खोजते ही रहते हैं वीडियो और मिलता भी नहीं है अच्छे से। तो हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से करा रहे हैं। प्ले लिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा, हर एक तरीके को, हर एक अच्छे प्रश्न को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से सजाकर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो यहाँ पर जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, निश्चित ही 1 से 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक तरफ हमने लिखा है पत्रिका, एक तरफ संपादक, एक तरफ उसका स्थान और एक तरफ उसका वर्ष। तो बात करेंगे कवि वचन सुधा की, तो ये पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे थे। तो यह जो है काशी से प्रकाशित हुई थी 1868 में। ऐसे ही हरिश्चंद्र मैगजीन की बात की जाए तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। काशी में इसकी जो है प्रकाशित हुई थी ये 1873 में। हरिश्चंद्र चंद्रिका की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे, काशी में इसके प्रकाशित हुई थी 1874 में। तो हम कह सकते हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका ये तीनों ही के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और तीनों का स्थान काशी से प्रकाशित हुआ था तीनों। अगली बात करेंगे आनंद कादम्बिनी पत्रिका, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के इसके संपादक थे। मिर्जापुर से ये प्रकाशित की गई थी 1881 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, निश्चित ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका की बात की जाए तो पंडित बालकृष्ण भट्ट की है, ये संपादक थे, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी 1877 में। ब्राह्मण पत्रिका की बात की जाए तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे, कानपुर में संपादित की गई थी और 1883 से।
चलिए बात करेंगे अब द्विवेदी युग की पत्रिकाओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण पत्रिका हैं इस युग की, जैसे सरस्वती पत्रिका, तो इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद इलाहाबाद में ये प्रकाशित हुई थी 1900 में। समालोचक पत्रिका की बात की जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे, जयपुर से ये प्रकाशित की गई थी 1902 में। ऐसे ही बात करेंगे इंदू पत्रिका की, तो इंदू पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त जो थे इसके संपादक थे, काशी से प्रकाशित हुई थी 1909 में। प्रताप पत्रिका की बात की जाए तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, कानपुर से ये प्रकाशित की गई थी 1913 में। अगला बात करेंगे मर्यादा पत्रिका की, तो कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे, प्रयागराज से प्रकाशित हुई थी 1909 में। प्रभा पत्रिका की बात की जाए तो ये हमारा प्रभा पत्रिका कालूराम इसके संपादक थे, खंडवा से प्रकाशित की गई थी 1913 में। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। चलिए आगे बात करेंगे। सुदर्शन पत्रिका की बात की जाए तो देवकी नंदन खत्री इसके संपादक रहे थे, काशी से प्रकाशित हुई थी सन 1900 में। पाटलिपुत्र की अगर पत्रिका बात की जाए, पाटलिपुत्र पत्रिका की, तो ये काशी प्रसाद जायसवाल इसके संपादक थे, पटना से प्रकाशित हुई थी 1914 में। अभ्युदय पत्रिका की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय इसके संपादक रहे थे, काशी से ये प्रकाशित हुई थी 1907 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को देख लिया है। अब बात करेंगे छायावादी युगीन पत्रिका कौन कौन सी हैं। तो चांद पत्रिका की बात की जाए तो रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय तो ये इनके संपादक रहे हैं और प्रयाग से ये प्रकाशित हुई थी 1920 में। प्रभा की बात की जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे, कानपुर से प्रकाशित हुई थी 1921 में। माधुरी की बात की जाए तो ये दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक रहे थे, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी 1922 में। ऐसे ही विशाल भारत की बात की जाए तो बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहे थे, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी 1928 में। देखिएगा सभी को नोट कर लेना, कोई सी भी पत्रिका पूछी जा सकती है, आपने एग्जाम में देखा ही होगा, हाल ही के एग्जाम में भी पूछी गई है, पैट में भी पूछी जा चुकी है। हंस प्रेमचंद की बात की जाए तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद रहे थे, काशी से रिलेटेड हैं, काशी में प्रकाशित हुई थी और 1930 में। समन्वय पत्रिका की बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक रहे, कलकत्ता से प्रकाशित होती है 1922 से। सरोज की बात की जाए तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव इसके संपादक रहे, कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी 1928 में हुई थी। साहित्य संदेश की बात की जाए तो ये गुलाब राव द्वारा इसका संपादन किया गया था और आगरा से ये संपादन हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। मतवाला पत्रिका की बात की जाए तो ये महादेव सेठ जो थे और निराला ये इसके संपादक रहे, कलकत्ता से प्रकाशित होती है 1923 में इसका प्रकाशित हुई थी। कर्मवीर पत्रिका की बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक रहे, जबलपुर से ये प्रकाशित होती है 1921 में। देश की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद इसके संपादक रहे हैं, पटना से, और आपका ये 1920 में इसका समय था। आगे बात करेंगे छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर काल की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रतीक पत्रिका जो है वो छायावादोत्तर काल की है, आगे, ठीक है, और आगे इसके संपादक रहे, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। कादम्बनी की बात की जाए तो राजेंद्र अवस्थी इसके संपादक रहे, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। धर्मयुग की बात की जाए तो धर्मवीर भारती इसके संपादक रहे, मुंबई से प्रकाशित हुई थी। सारका की बात की जाए तो कमलेश्वर इसके संपादक थे और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान की बात की जाए, ये पत्रिका मनोहर श्याम जोशी के इसके संपादक थे, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम हंस पत्रिका, ये एक बार और देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ठीक है, गंगा की बात की जाए तो ये कमलेश्वर इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ऐसे ही वर्तमान साहित्य की बात की जाए तो धनंजय इसके संपादक रहे, इलाहाबाद से। आलोचना की बात की जाए तो डॉक्टर नामवर सिंह इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ठीक है ना, तो आपने महत्वपूर्ण पत्रिकाएं देख ली हैं। अब बात करेंगे प्रमुख रासु ग्रंथ जो कि आदि काल में लिखे गए थे। तो प्रमुख रासु ग्रंथ कौन है, किसके द्वारा लिखे गए थे, तो देख लीजिए एक बार में जल्दी से। जैसे खुमान रासु की बात की जाए तो ये दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। बीसल देव रासो ये आपका नरपति नाल के द्वारा। हमीर रासो ये आपका सारंगधर के द्वारा। फरमाल रासो आपका जगनिक के द्वारा। पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। जयचंद्र प्रकाश इसका भट्टकेदार के द्वारा और जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि के द्वारा। विजयपाल रासु की बात की जाए तो ये नल सिंह के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये किसके कौन कौन से किसने लिखे हैं तो ये आपके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 से 3 के हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे पहले के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ
ट्रिक याद रखना आपको। ट्रिक याद क्या रखनी है, आप क्या याद रखेंगे ट्रिक? चलो ट्रिक क्या रखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे तो के डी से के से हो जाएगा खुमान रासु, डी से हो जाएगा दलपत विजय, ठीक है। फिर आपकी बात करेंगे यहाँ हमीर रासु की, तो यहाँ हाई स्कूल, एच एस का मतलब होता है हाई स्कूल, एच से हमीर रासु और एस से सारंगधर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे परमाल रासु। परमाल रासु में क्या हो जाएगा पीजी का मतलब पी से परमाल रासु, जी से जगनिक, और ये क्या हो जाएगा परमाल रासु पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिक शब्द हैं। पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई, तो यहाँ पर ये क्या है पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पी से पृथ्वीराज रासु, सी से चंद्रवरदाई, तो ये आपके लिए शॉर्ट निक नेम है। जयचंद्र प्रकाश की बात करेंगे तो ये आपका जीबी मान लेते हैं, जैसे गीगाबाइट होता है ना जो आपका एमबी जीबी में होता है। जी से हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश, बी से हो जाएगा भट्ट केदार, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका की बात की जाए तो मधुकर कवि इसके मतलब मधुकर कवि ने ये लिखा था। आगे हम बात करेंगे इसकी, चलिए तो ये विजयपाल रासु आपने देख लिया है, नल सिंह इसके लेखक हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनी है। जैसे अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना जैसे खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने और गज़ल, ये महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में बनती हैं। कवि कल्लोल की बात की जाए तो ढोला मारूरा दूहा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विद्यापति की बात की जाए तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ साथ गंगा काव्यलहरी भी रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जो कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका मैथिली भाषा में लिखी गई हैं, इसी वजह से इन्हें मैथिल कोकिल फिर कहा जाने लगा है, ठीक है। अब बात करेंगे ज्योतिरीसर ठाकुर की, तो ज्योतिरीसर ठाकुर की बात करेंगे तो वर्ण रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नाभादास की बात की जाए तो अष्टयाम इनकी रचना है। इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। सुख सागर की बात की जाए तो यहाँ सुख सदा सुखलाल इसके लेखक हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की है। नाच के तुफाक्यान जो रचना है वो सदल मिश्र की है। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 11 वर्ष का समय की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की है। पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की है। तिलोत्तमा जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण है। आगे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण देखेंगे, जैसे आकाशदीप के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल। ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो हरिवंशराय बच्चन हैं। गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत या वाद, ठीक है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत या वाद, तो यहाँ अद्वैतवाद के संपादक जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य जी हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिसे भी हिंदी का क्लास ज़रूरत है आप उन सभी ज़रूरतमंदों के साथ भेजिएगा, अपने ग्रुपों में सेंड करिएगा। अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ता है उन्हें महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको इसकी हिंदी की है ना पूरा PDF मिलने वाली है 1 by 1 आपको फ्री में, ठीक है। तो एक बार जो भी नया बच्चा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड, ये आज 5वें पार्ट में, और इसमें हम महत्वपूर्ण रचनाओं को कवर कर रहे होंगे। हमने पीछे हिंदी साहित्य के 4 वीडियो कवर कर लिए हैं जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आज ये 5वां पार्ट है। इसमें हमारा जो रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ये उसका पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इसके बाद रचनाओं का एक और पार्ट आएगा और 2 आपके जो पुरस्कार से संबंधित होते हैं ना उससे संबंधित पार्ट और आएंगे ताकि आपका पूरा साहित्य आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले, आज ये रचनाओं से रिलेटेड पहला पार्ट है और कुछ पार्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं जो कि उसके साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम हिंदी साहित्य के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा रहेगा? 5वां वीडियो रहेगा साहित्य का। पार्ट 1 रहेगा रचनाओं का, ठीक है। तो विभिन्न काल खंडों में नामकरण और बात करेंगे और उनसे संबंधित फिर आगे की रचनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल के नामकरण की बात कर रहे हैं।
तो आदिकाल का जो आदिकाल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने और जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ऐसे ही सभी ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने नाम दिए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रारंभिक काल की, तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने नाम दिया था। मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। ठीक है, ये मिस्र बंधु हैं तीनों लोग, इनके नाम आते हैं मिस्र बंधु में। ठीक है, इन्हें एक संघ में मिस्र बंधु भी कहा जाता है। अब बात करेंगे दूसरे कालखंड की, भक्ति काल की। तो भक्ति काल की बात करें, इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा? डॉक्टर गियर्सन ने कहा, जो कि जॉर्ज गियर्सन है। और भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऐसे ही बात करेंगे इसी बढ़ते हुए क्रम में हम रीति काल की। तो रीति काल का सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। रीति काल को रीति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने। और कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल ने, रसाल ने, इनका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भक्ति रीति काल से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया गया है। तो आधुनिक काल के नाम की बात करें तो वर्तमान काल कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। आधुनिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो हमने चारों कालों का विभाजन देख लिया, उनका नामकरण देख लिया। तो अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं की। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट ही रचनाएं देखने को मिलेंगी और सभी रचनाएं आपकी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आदिकाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर बात करेंगे खुमान रासो। खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? दलपति विजय हैं। हमीर रासो की बात करें सारंगधर हैं, या सांगधर भी लिखा मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये आपको क्या है, एक दो बार लिख कर याद रखनी पड़ेंगी तभी ये आपको आएंगी। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज करना होगा। 10-15 मिनट आप दीजिएगा पूरा साहित्य को, डेली जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़िएगा डेली। फिर जो आप सुबह से इसको मॉर्निंग में रिवाइज करिएगा ताकि अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकें, क्योंकि ये एक बार में याद होने वाली नहीं है। इन्हें ज़्यादा बार से बार पढ़ेंगे तभी आपको ये आएंगी। अब बात करेंगे पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रवरदाई हो जाएगा। संदेश रासक की बात करेंगे तो अब्दुल रहमान इसके लेखक हो जाएंगे। और इसकी भविष्यत काल की बात करें तो यहाँ पर धनपाल हो जाएंगे। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करेंगे तो भट्ट केदार मधुकर भट्ट हो जाएंगे। बीसल देव रासो की बात करें तो नरपति नाल इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण। परमाल रासो की बात करें तो ये जगनिक इसके कवि हो जाएंगे। कीर्ति लता की बात करेंगे तो विद्यापति इसके कवि हो जाएंगे। पाउम चरियू की बात करेंगे तो स्वयंभू इसके रचयिता हैं। श्रावकाचार इसके देवसेन रचयिता है। मृगावती के रचयिता कुतुबन है। देखिएगा ये आपकी जो रचना है महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट आपने एग्जाम में देखी होंगी। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, बस इनको क्या है एक दो बार लिख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए अब बात कर लेते हैं भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो यहाँ पर कवि लिखा है कबीरदास जी, और कबीरदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है बीजक। इसके अंदर आपने देखा होगा साखी, शब्द और रमैनी आते हैं। जायसी की महत्वपूर्ण रचना, जायसी का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्ररेखा है। ठीक है, और भी रचनाएं हो सकती हैं, बस हमने जो ज़्यादातर पूछी जाने की संभावना है वो लिखी है। ठीक है, और बाकी के जो कुछ एक दो क्वेश्चन बच जाते हैं वो हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे साहित्य का तब आपको उसमें देखने को मिलेंगी। सूरदास की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सूरसागर हो गया इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, नागलीला हो जाएगा, गोवर्धन लीला हो जाएगा, सूर सारावली, साहित्य लहरी हो जाएंगे, भ्रमर गीत हो जाएगा, सूर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पर बात करेंगे श्री रामचरितमानस। ठीक है, यहाँ श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू, ये पूरा एक ही है। ठीक है, रामलला नहछू, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैराग सांदीपनी और ये बरबे रामायण। तो ये तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। तो आगे बात करेंगे रीति काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले केशव दास जी की बात करेंगे तो इनकी रामचंद्र का महत्वपूर्ण है, कवि प्रिया महत्वपूर्ण है, रसिक प्रिया महत्वपूर्ण है। ये कभी कभार कन्फ्यूज करती हैं तो इस वजह से याद रख लेना। ठीक है, रतन बाबनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका
और ये हो जाएंगी आपकी केशव दास जी की। बिहारी की बात करेंगे तो ये बिहारी सी सतसई से ज़्यादा पूछी जाती है, यही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भूषण कवि की बात करेंगे तो शिवराज भूषण हो जाएगा, शिवा शौर हो जाएगा, भूषण हजारा, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनकी भूषण जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे चिंतामणि की, तो चिंतामणि कवि हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कवि कुल, कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी। ठीक है, नंददास की महत्वपूर्ण रचना देखेंगे तो ये रस मंजरी हो जाएगा, रास पंचाध्यायी हो जाएगा। बोधा की बात करेंगे तो ये इश्क नामा इसकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी, और कुलपति मिश्र की बात करेंगे तो रस रहस्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, और सुखदेव मिश्र की बात करें तो रसाठवी ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नरोत्तम दास की महत्वपूर्ण रचना बहुत पूछी जाती है तो सुदामा चरित इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रहीम की बात करेंगे तो ये मदनाष्टक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रसखान की बात की जाए तो ये प्रेम वाटिका, सुजान रसखान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम की बात करेंगे तो ये रसराज, ललित ललाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देव कवि की बात करें तो राम विलास और सुजान विनोद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अष्टधाम और भाव विलास भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे तो पद्माकर की, तो पद्माकर की बात की जाए तो इनकी गंगा लहरी महत्वपूर्ण रचना है। श्रीधर पाठक कवि की तो श्रांत पथिक, बनाष्टक, एकांतवासी योगी ये बहुत बार पूछी गई है। कश्मीर सुषमा के नाम से महत्वपूर्ण है। घनानंद कवि की बात की जाए तो ये कृपाकंद और सुजान सागर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो आपने ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रीतिकाल की कवि और रचनाओं को देखा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे आपके आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की बात करने वाले हैं तो आधुनिक काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं। जैसे आधुनिक काल की बात करें तो पहले कवि आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी रेणुका हो जाएगा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, रसवंती, हारे का हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम और बापू। अब देखिएगा क्या है, इन कवियों को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। वो हम जहाँ पर पुरस्कार पढ़ेंगे उनमें महत्वपूर्ण रचना और पुरस्कार से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें ये रचनाएं हैं, डायरेक्ट आप रचनाएं नोट कर लीजिए क्योंकि यही डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि सबसे पहले जल्दी से साहित्य करा दीजिए, तो ये हमारा 2 पार्ट में इनकी रचना कवर हो जाएंगी और साहित्य भी रह जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि उसमें आपके जो पुरस्कार वगैरह रह जाएंगे वो हमारे इसके बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनंद इनका नाम है दूसरा, आगे एक आगे के नाम से जानते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, आंगन के पार द्वार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, हरी घास पर छड़वर, और भी बहुत सारी हैं जो कि हम क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर तब जाके उसमें देख लेंगे। धर्मवीर भारती की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कनपुरिया बहुत आई है, कई बार अंधा युग आया है, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये भी बहुत पूछी गई हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा की जो रचना है वो है रक्त चंदन। आगे बात करेंगे रामकुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचना, तो अंजलि हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा, निशीथ हो जाएगा, जौहर इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और चित्तौड़ की चिता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करेंगे हम आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है जो हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माता, साहित्य देवता और कृष्णार्जुन युद्ध। अब बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो मुकुल हो जाएगा, त्रिधारा हो जाएगी, बिखरे मोती, जलियांवाला बाग, सीधे सीधे चित्र या मेरा नया बचपन, झांसी की रानी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और झांसी की रानी एक वृंदावनलाल वर्मा की भी है, तो आपको याद रखना है। तो ये आप मिस्टेक ना करें कि आप ऐसा सोचें कि किसी और की भी रचना है ये, हाँ और भी रचनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे, इन्हें हालाबाद का जनक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। अब इनकी बात करेंगे तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा घर, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, और एक होता है निशा निमंत्रण, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप अपने तरीके से लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, निशा निमंत्रण, तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पर लिख लेंगे आप निशा निमंत्रण। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछी गई है, निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछी गई है तो ये भी ना छूटे आपकी। आगे बात करेंगे नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो सतरंगे पंखों वाली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं शेष रह गई हैं, तो देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं और सूर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। त्रिलोचन की बात करेंगे तो उस जनपद का कवि हूँ और धरती, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अशोक वाजपेयी की बात की जाए तो समय के पास समय
उम्मीद का दूसरा नाम, ये इनकी रचना है। भिक्षा और कभी कभार और फिलहाल, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर रचनाओं से रिलेटेड ये आपका पार्ट 1 कवर कराया है। ठीक है, एक पार्ट और आएगा रचनाओं से रिलेटेड, जिसमें आपका पूरा रचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो बचेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना हम, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार सभी लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप ये लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट भी कर दिया करें। साथ ही साथ हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देखते हैं, अच्छा लगता है वीडियो। ठीक है ना, तो जो भी बच्चा देख रहा है अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर करे, अगर उसे इससे बेनिफिट होता है। तो इसी तरीके से हम आपको और आगे पढ़ाते जाएंगे, पूरा हिंदी कवर कर देंगे। ठीक है, जो भी बन पड़ेगा आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, और इसकी PDF भी डेली आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। तो इसी नाम से हमारा चैनल है, अंकित एजुकेशन अड्डा के नाम से। तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रचनाओं से रिलेटेड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आपका महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये हमारा यूपी पुलिस, UPSI या जहाँ पर भी आपका हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और खासकर ये हिंदी साहित्य जहाँ पर पूछा जाता है। तो हमने इससे पहले एक पार्ट कवर कर लिया था रचनाओं से रिलेटेड, आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये हमारा दूसरा रचनाओं से रिलेटेड पार्ट है, लेकिन आपको बता दें 2 पार्ट में पूरा रचनाएं कवर नहीं हो पाई हैं। तो इस वजह से अब एक और पार्ट इसका रचनाओं से रिलेटेड आएगा। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण कथन भी रह गए हैं, तो अभी 1-2 दिन इसका और चलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हमने देखे हैं, ढूंढ कर लिखे होंगे, तो वो आपको लिखना है, याद रख लेना है। ठीक है, तो आज के सेशन में बात करेंगे पार्ट 2 रचनाओं से रिलेटेड है। केशव दास की रचनाएं, हमने कुछ रचनाएं तो उस वाले वीडियो में लिख ली हैं, लेकिन आज इसमें भी देखेंगे। केशव दास में देखेंगे तो रसिक प्रिया, रामचंद्र का कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख और छंदमाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सेनापति जी की बात करेंगे तो कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। आगे बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की, तो बात करेंगे इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, निम्बार्काचार्य जी हैं। और रचना कौन सी है, दशा श्लोको, ये इनकी रचना है। ठीक है, जयदेव की बात करें तो ये गीत गोविंद इनकी रचना बहुत पूछी गई, तो हम सजेस्ट करेंगे इनका नाम याद रखना। श्री भट्ट की बात की जाए तो ये युगल शतक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करेंगे बल्लभाचार्य के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बल्लभाचार्य की बात कर रहे हैं तो इसमें पूर्व मीमांसा भाष्य लिखे हैं, उत्तर मीमांसा भाष्य लिखे हैं, और इन्होंने एक अनुभाष्य लिखा है जो कि अधूरा था। इसे कंप्लीट किसने किया, तो पूरा इसे विट्ठल नाथ ने किया है, याद रखेंगे। भारतेंदु मंडल की कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, इनकी रचनाएं देख लीजिए। तो भारतेंदु मंडल के कुछ महत्वपूर्ण कवि देख लीजिए यहाँ पर। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन को बोलते हैं इन्हें, लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। प्रताप नारायण मिश्र की बात करेंगे तो प्रेम पुष्पावली इनकी रचना हो जाएगी। अंबिका दत्त व्यास, हे हो होरी इनकी रचना हो जाएगी। और जगमोहन सिंह, डॉक्टर जगमोहन सिंह तो मेघदूत और ऋतु संगार जो कि कालिदास द्वारा रचित हैं, इनका ब्रज भाषा में अनुवाद इन्होंने किया है, तो याद रखेंगे ये इनकी रचना से रिलेटेड हो जाएंगी। अब बात करेंगे द्विवेद युग से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ। ठीक है, तो द्विवेद युग की बात की जाए तो इसे हम बात करेंगे द्विवेदी युग को, तो इसे जागरण सुधा काल भी कहा जाता है। और इनका जो कार्यकाल है लगभग कब 1900 से 1918 तक की अवधि तक है। इनमें कब महत्वपूर्ण कवि हैं श्रीधर पाठक, इनकी महत्वपूर्ण रचना है गुणवंत हेमंत, जो कि खड़ी बोली की पहली कविता रही है। कश्मीर सुषमा, बनाष्टक और भारत गीत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो काव्य मंजूषा, गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो इनका जो दूसरा नाम है हरिऔध के नाम से जाना जाता है इन्हें। और प्रिय प्रवास इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि खड़ी बोली का पहला बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसके साथ साथ पारिजात, वैदेही वनवास और प्रेम प्रपंच, कल्पलता और रसकलश ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त को एक इनका अन्य नाम दद्दा भी है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। इन्होंने जयद्रथ वध, गुरुकुल, किसान, साकेत, महाभारत भारती जैसी, पंचवटी, मेघनाथ
जैसी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से जो भारत भारती रचना है इसे 1912 में इसी रचना के बाद से गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कह के संबोधित किया था। तब से ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी की बात करें तो हिंदी व्याकरण की ये पाणिनि कहे जाते हैं, और पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, कामता प्रसाद जी हिंदी व्याकरण के पाणिनि हैं और पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी के पाणिनि हैं। ठीक है ना, तो विभेद है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे इनमें छायावाद के बारे में। तो छायावाद में कुछ महत्वपूर्ण कवि लिखे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इन चारों लोगों को आप कहेंगे तो इन चारों लोगों को चतुष्पाद या चार स्तंभ कहा जाता है छायावाद का। ठीक है, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तो ये इनके महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनकी बारे में बात करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखें, आगे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। इनका उपनाम क्या था? कलाधर था। इनकी पहली जो कविता है वो सावन पंचक थी। उर्वशी इन्होंने भी लिखी है और रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखी है। ठीक है, इन्होंने जो उर्वशी लिखी है वो चंपू काव्य में लिखी है। अब चंपू काव्य क्या होता है? जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया हो। ठीक है, अब बात करेंगे झरना। तो झरना इनकी द्वारा रचित एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, जो कि छायावाद की पहली रचना मानी गई है और इसे पहली प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आंसू एक इनकी रचना है, जो कि हिंदी का मेघदूत कहा जाता है इसे। कामायनी की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं, तो इसमें श्रद्धा सर्ग कई बार पूछा भी गया है, तो तीसरे सर्ग में। तो हम कहेंगे, आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा कि कामायनी में कितने सर्ग होते हैं। 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में सभी सर्ग को लिख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा कि किस सर्ग में किसका मतलब है। ठीक है, इनके द्वारा एक लहर रचना लिखी गई थी, जो भी कई बार पूछी गई है एग्जाम में। आगे बात करेंगे हम निराला जी की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करेंगे तो अनामिका, गीत का परिमल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। तो यहाँ अनामिका हो जाएगा तोड़ती पत्थर, इसे राम की शक्ति पूजा। परिमल की बात करें तो संध्या सुंदरी, जूही की कली, बादल, राग भिक्षुक, ये महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। कुकर मुत्ता इनकी रचना है। नए पत्ते, बेला और गीत का इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब एक बार एक साथ लिख लेंगे इन सभी की रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की बात की जाए अगर हम, तो उच्छ्वास, पल्लव हो जाएगा, ग्राम्या, गुंजन, युगवाणी, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएंगी। बाद में हम देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, लोकायतन के लिए या कला बूढ़ा चांद के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। तो ये चिदम्बरा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऐसे ही इन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड जो पुरस्कार था यो मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए भी मिला था। ठीक है, तो कई सारे पुरस्कार मिलते हैं, तो वो हम पुरस्कार बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रचनाएं देख रहे हैं। तो महादेवी वर्मा की बात की जाए तो यहाँ महादेवी वर्मा की बात की जाए तो आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इनकी रचनाएं जैसे रश्मि हो गया, नीरजा, यामा 1882 में लिखी गई थी, दीपशिखा, निहार और सांदगीत, तो ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, बाद में ये भी देखा जाएगा कि किसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, इनकी ये रचना हो जाएगी। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी इनकी जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ समर्पण एक रचना है, इसकी याद रख लेना इनकी। तो हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी बहुत पूछी जाती है, नोट करके रखना। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात की जाए तो ये कुमकुम और रश्मि रेखा इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात करें तो झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग, ये महत्वपूर्ण की रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करेंगे हम केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल की बात करेंगे तो इन्हें बालेंदु के नाम से जाना जाता है। अपूर्णा हो जाएगा, युग की गंगा, नींद के बादल, हे मेरी तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो इन्हें उप राष्ट्र कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका एक और अन्य नाम है, इन्हें समय सूर या अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इनकी रचनाएं हमने पिछले पार्ट में कवर कर ली थी, इस वजह से इनकी रचनाएं नहीं लिखाई हैं। ठीक है, आगे की बात करें कि इनकी तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हमने देख ली थी, तो यहाँ पर भी दोबारा से देख लीजिए। भग्नदूत हो जाएगा, इत्यलम, जितना तुम्हारा सच, मैं सन्नाटा बुनता हूँ, भग्नदूत हो ही गया, इत्यलम हो ही गया, चलिए रिपीट हो गई हैं। हरी घास पर क्षणभर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, हमने पिछले बार वीडियो में भी बताया था कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट कवर हुआ।
ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो आपकी विधाओं से रिलेटेड रह गई हैं। उपन्यास कौन कौन है, कहानी कौन कौन सी है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। एक बार वीडियो बताइएगा कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, जो हमने पिछले पार्ट में कवर की थी और आगे कुछ रह रही हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट रचनाओं की। तो हिंदी में अब यहाँ पर गद्य से रिलेटेड रचनाएं देखने वाले हैं। हमने पीछे आपके आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, ये सारी रचनाएं देख ली हैं। अब हम यहाँ पर विधाओं से रिलेटेड, जैसे कि उपन्यास किसने कौन कौन से लिखे हैं, कहानी किसने कौन कौन से लिखे हैं, निबंध किसने लिखे हैं, किस किस तरीके के या कौन कौन से निबंध लिखे हैं, इस तरीके के और बहुत सारी रचनाएँ हैं। तो इसमें हमारा ये गद्य विधाओं से रिलेटेड ये पहला पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ताकि ये गद्य विधाओं से रिलेटेड जो रचनाएं पूछी जाती हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएं। तो बिना देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर लिखा है हिंदी उपन्यास। तो यहाँ पर बात करेंगे उपन्यास किस किस का कौन सा है। तो यहाँ पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी उपन्यास लिखे हैं, तो बात करेंगे यहाँ पर हरिऔध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम हरिऔध भी है। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इनके ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम देवकी नंदन खत्री की बात करेंगे। तो ये इनकी बात करेंगे तो चंद्रकांता हो जाएगा, अनूठी बेगम, भूतनाथ अधूरा था। ठीक है, तो चंद्रकांता, अनूठी बेगम और भूतनाथ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएंगे, लेकिन भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट की। तो ये 100 अजान 1 सुजान इनका महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद के बारे में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें, फिर उनके बाद इनके उपन्यास की ओर चलेंगे। तो इनकी जन्म की बात की जाए तो 1880 में लम्ही वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु है वो 1936 में हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम से ये रचनाएं लिखते थे शुरू में। ठीक है, प्रेमचंद का नाम इनको उर्दू के कवि दया नारायण निगम ने दिया था। यानी कि इनका नाम तो था धनपत राय और ये नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद जो नाम दिया था वो दया नारायण निगम ने दिया था। और इन्हीं को उपन्यास सम्राट कहा था, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। तो इस वजह से ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में याद रखना। अब इनसे महत्वपूर्ण संबंधित जो उपन्यास है वो देख लीजिए। तो सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्माता, मंगलसूत्र, करम भूमि, प्रतिज्ञा और प्रेमाश्रम, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनमें से जो मंगलसूत्र है वो इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही एग्जाम में बनते हैं, आपने देखे भी होंगे एग्जाम में। अब जयशंकर प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर कंकाल, तितली और इरावती इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम निराला जी की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करेंगे हम। तो कुल्ली भाट, विल्लेसुर, बकरिहा, अप्सरा और निरुपमा इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम जैनेन्द्र कुमार की। तो जैनेन्द्र कुमार से रिलेटेड महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, तो परख हो जाएगा, सुनीता हो जाएगी और सुखदा, कल्याणी और मुक्तिबोध, ये इनके क्या है उपन्यास हैं। आगे जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है नदी के द्वीप। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट विष्णु प्रभाकर जी का। तो विष्णु प्रभाकर जी की बात करेंगे तो अर्धनारीश्वर इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, जबकि अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। ठीक है, लेकिन इनका ये उपन्यास भी है। भगवती चरण वर्मा की बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे पतन, उसके बाद चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, ये भूले बिसरे चित्र ज़्यादा पूछा जाता है, तो फिर भी आप सारे नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट की। आगे हमारा पॉइंट है अमृतलाल नागर की बात करेंगे हम। तो यहाँ बूंद और समुद्र हो जाएगा, मानस का हंस, अमृत और विष इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट कवि हैं हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण उपन्यास देखेंगे तो अनाम दास का पोथा हो जाएगा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, इनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बनते भी हैं। आपने देखे होंगे, कई सारे एग्जाम में ये देखने को मिले भी होंगे।
फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात करें तो इनके उपन्यास देखेंगे तो मैला आंचल हो जाएगा, कितने चौराहे इनके हो जाएंगे। धर्मवीर भारती जी की बात करेंगे तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश। तो आप एक बात बता दें, धर्मवीर भारती की ऐसी कोई भी रचना आप नहीं छोड़ना जो आपने ना पढ़ी हो। हर एक पेपर में धर्मवीर भारती की रचना पूछी जाती है। पुलिस का एग्जाम हो चाहे टीचर भर्ती का एग्जाम हो, दोनों में ये पूछी जाती है। आगे बात करेंगे राजेंद्र यादव की। तो राजेंद्र यादव की बात करेंगे तो इनसे महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान। और ये इनकी अगर बात करें, इनके साथ जो सह लेखिका थी वो कौन थी, मन्नू भंडारी जी थी, इनके साथ इन्होंने लिखा था इसको। विनोद शुक्ल की बात की जाए तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा जी। तो यहाँ पर बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास। तो मुझे चांद चाहिए, अंधेरे से परे, ठीक है। अब महिला उपन्यासकार देख लीजिए, आपने पुरुष उपन्यासकार बहुत सारे देख लिए हैं, तो महिला उपन्यासकार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। हिंदी भाषा में प्रथम महिला उपन्यासकार की बात करें तो ये साध्वी सती अबला थीं, जिनकी जो रचना है वो सुहासिनी थी, ठीक है ना। और आगे कुछ और हैं, जैसे बात करेंगे कृष्णा सोबती जी की बात करेंगे तो कृष्णा सोबती, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा और डहार से बिछड़ी, ठीक है ना। उसके बाद मन्नू भंडारी की बात की जाए तो मन्नू भंडारी के महत्वपूर्ण उपन्यास तो आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान और यही सच है, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएंगे। अब बात करेंगे ममता कालिया की। तो ममता कालिया की बात की जाए तो ये दुखम सुखम इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और नासिरा शर्मा का बात करेंगे तो 7 नदियाँ एक समुद्र। तो आपने महत्वपूर्ण उपन्यास देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं कहानी की। तो हिंदी में जो कहानी है, कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनसे संबंधित रचनाकार भी पूछे जाते हैं, तो इनकी बात करेंगे। हिंदी की पहली कहानी की बात की जाए तो इंदुमती है, जिसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ये हम पीछे भी लिखा चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी की बात की जाए तो इसके दुनिया के हब्बे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, इसके लिखा होगा, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, याद रखना, इसके दुनिया व हब्बे, इसके दुनिया व हब्बे। तो यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं इसमें, यहाँ पर क्या है, इसके हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे इसके दुनिया व हब्बे। और ये कौन सी भाषा में था आपको याद रखना है, ये आपका उर्दू भाषा में था, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। आगे बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। तो पहला कहानी संग्रह, कहानी बात अलग हो जाती है, पहली कहानी थी इसके दुनिया व हब्बे से वतन। और बात करेंगे प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह तो सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ शामिल हैं। अब बात करेंगे कौन कौन सी कहानियाँ शामिल हैं, तो देख लीजिए। जैसे बात करेंगे दुनिया सबसे अनमोल रतन, एक ये कहानी। शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये 5 कहानियाँ इसमें शामिल हैं। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रेमचंद की पहली कहानी हिंदी में कौन सी थी, तो बड़े घर की बेटी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी, तो कफन थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों की बात कर लें तो इनकी कहानियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे नमक का दरोगा, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, सवा सेर गेहूँ, बूढ़ी काकी, पैप्पू जी, नरक का मार्ग, दूध का दाम, निर्वासन, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति धाम, ठीक है। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी, ये इनकी पूछी जा सकती हैं कहानी से रिलेटेड। अब बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। तो इनकी कहानी जो प्रमुख है वो है उसने कहा था, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी भी जा चुकी है। अब बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी की। तो जयशंकर प्रसाद में बात करेंगे तो ग्राम, ये पहली कहानी थी। सालवती, ये इनकी अंतिम कहानी थी। इसके साथ साथ आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल, इनकी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कहानियाँ। आगे बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन। तो इनमें सतमी के बच्चे, बोलगासी गंगा, ये बहुत पूछी जाती है। जैनेन्द्र फांसी, स्पर्धा हो जाएगा। आगे विप धगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलगासी गंगा ज़्यादा पूछी जाती है, तो इनका ये नाम याद रख लेना इसमें। अब बात करेंगे धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो इसमें क्या है, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग। अब महिला कहानीकार की बात करेंगे तो महिला कहानीकार देख लीजिए, कहानीकार और देख लेंगे महिला वाले, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट हैं वो देखेंगे। पहली महिला कहानीकार कौन थी, तो राजेंद्र बाला घोष थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कहानी कौन सी है, तो बिखरे मोती। कृष्णा सोबती जी की कहानी कौन सी है, तो बादलों के घेरे।
ममता कालिया की महत्वपूर्ण जो कहानी है वो कौन सी है, छुटका मुखौटा। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हो गई। तो हमने आज इसमें आपके उपन्यासकार और कहानीकार देख लिए हैं, आगे हम निबंधकार देखेंगे इस तरीके से और गद्य विधाओं को देख लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा कल का, इसमें हमारा रचनाओं से रिलेटेड पूरा लास्ट का पार्ट होगा। ठीक है, और जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं हम, हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये हमारा पार्ट है और इसमें हम रचनाओं को कवर कर रहे होंगे जिसमें कि हमारे विधाओं से संबंधित रचनाएं थी। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर ली हैं और ये हमारा इस वीडियो का ये अंतिम होगा, ये पार्ट होगा जो कि रचनाओं से रिलेटेड होगा और इसमें सारी विधाएं कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ हमने विधाएं पिछले पार्ट में भी कवर की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम निबंध से रिलेटेड। तो सबसे पहले निबंध विधा की बात करेंगे। तो इसमें निबंध विधा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब देखिएगा निबंधकार कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या निबंध हैं। तो पहले बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो हिंदी भाषा का स्टील इन्हें कहा जाता है। चंद्रोदय और बाल विवाह इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। ऐसे ही आगे हम और सभी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की। तो धोखा, सोने का डंडा, खुशामद और नास्तिक, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन और प्रभात, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है, शिव शंभू के चिट्ठे इनका महत्वपूर्ण निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके महत्वपूर्ण निबंध की बात करें तो कछुआ धर्म हो जाएगा। उसके बाद जो चिंतामणि से रिलेटेड निबंध संग्रह है वो किस किस ने लिखे हैं ये देख लीजिए। ठीक है, चिंतामणि निबंध के नाम से जो निबंध संग्रह हैं वो किन किन के हैं। तो चिंतामणि भाग की बात की जाए 1 की तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चिंतामणि भाग 2 की बात की जाए तो ये विश्वनाथ प्रताप के द्वारा। चिंतामणि भाग 3 की बात की जाए तो नामवर सिंह के द्वारा। और चिंतामणि भाग 4 की बात की जाए तो ओम प्रकाश सिंह कुसुम चतुर्वेदी के द्वारा। तो देख लेना विकल्प में क्या ऑप्शन मिलता है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लगाना होगा। आगे बात करेंगे बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय की बात करेंगे तो ये ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व और कल्पलता, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध होंगे। आगे बात करेंगे हम रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब इनका महत्वपूर्ण निबंध है और ये कई बार एग्जाम में बना है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और मिट्टी की ओर, ये महत्वपूर्ण इनके निबंध हो जाएंगे। विद्यानिवास मिश्र की बात की जाए तो चितवन की छाह जो है ये इनका महत्वपूर्ण निबंध हो जाएगा। धर्मवीर भारती की आगे हम बात करने वाले हैं। तो धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो ठेले पर हिमालय, पश्चंती इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे की बात करें तो त्रिशंकु इनका महत्वपूर्ण निबंध है। हरिशंकर परसाई की बात करें तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, इनका महत्वपूर्ण निबंध हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आलोचना में क्या क्या हो जाएगा हमारा कि प्रथम आलोचक की बात करेंगे तो ये हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मिश्र बंधु की बात करें तो ये हिंदी नवरत्न इनके ये आपके आलोचना हो जाएंगी। श्याम सुंदर दास की बात की जाए तो साहित्य लेखन, रूपक रहस्य इनका महत्वपूर्ण आलोचना हो जाएगी। आगे बात करेंगे हम कुछ और हैं महत्वपूर्ण कवि लेखक जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो इनकी रस मीमांसा, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथावली इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। और धर्मवीर भारती की बात करें तो सिद्ध साहित्य, शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी महत्वपूर्ण आलोचना हो जाएगी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट आत्मकथा से रिलेटेड। तो आत्मकथा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि पहली आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथा है जो कि बनारसी दास जैन की है। पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी आत्मकहानी है बाबू श्याम सुंदर दास की। ऐसे ही आप कुछ लेखक हैं उनकी देख लीजिए आत्मकथाएं, जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी है, ये भी महत्वपूर्ण है।
अब आगे बात करेंगे अंबिका दत्त की, तो ये निज वृत्तांत हो जाएगा इनका। साहित्य की पहली आत्मलेखिका कौन सी है, आत्मकथा की लेखिका कौन है, तो जानकी देवी बजाज हैं। इनकी जो पहली आत्मकथा है वो कौन सी है, मेरी जीवन यात्रा। अब ममता कालिया की बात की जाए तो कितनी राहों में कितनी बार, इनका आंसर हो जाएगा। कृष्ण अग्निहोत्री की बात करें, कृष्णा अग्निहोत्री, तो लगता नहीं है दिल मेरा, ये इनका आलोचना हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। मैत्रेयी पुष्पा की बात करें तो ये गुड़िया भीतर गुड़िया इनका महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी इसका रचना हो जाएगी। ये प्रभा कितान अन्यासी अनन्या, ये डायरेक्ट एग्जाम में मिली हैं आपको देखने को। यशपाल की बात की जाए तो सिंहावलोकन फर्स्ट सेकंड थर्ड। हरिवंश राय बच्चन की बात की जाए तो ये इनकी आत्मकथा हो जाएगी। ये हमारी आत्मकथाएं चल रही हैं, सॉरी हमने गलती से ऊपर आलोचना बोल दिया यहाँ पर। तो ये आत्मकथाएं चल रही हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किनकी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आगे बात करेंगे हम भीष्म साहिनी की, तो भीष्म साहिनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आज के अतीत इनकी आत्मकथा हो जाएगी। अमृतलाल नागर, तो ये टुकड़े टुकड़े दास्तान हो जाएगी। अब बात करेंगे हम जीवनी के बारे में, ठीक है। जीवनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो जीवनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन, इनकी महत्वपूर्ण जो जीवनी है वो स्टालिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी और माओ त्से तुंग की जीवनी इन्होंने लिखी हैं। आगे बात करते हैं हम अपने यात्रा वृत्तांत की। अब यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य देखेंगे, तो यात्रा साहित्य में बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो ये कौन सी है, सरयू पार की यात्रा इनकी हो जाएगी। मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम राहुल सांकृत्यायन की यात्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण कृतियाँ, तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर के देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, मेरी यात्रा के पन्ने, ये आपने देखा होगा, ये बहुत बार पूछी भी गई हैं इनकी रचनाएं, ठीक है। तो ये रचना भी लिखेंगे, अब याद रखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्तांत देखेंगे, तो ये रामवृक्ष बेनी के पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो मेरी यात्राएं देश विदेश। मोहन राकेश की बात की जाए तो आखिरी चट्टान तक इनकी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अब धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो इनका हो जाएगा यादें यूरोप की। नरेश मेहता की बात की जाए तो कितना खिला आकाश हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट है हमारा यशपाल जैन। यशपाल जैन की बात की जाए तो रूस के 46 दिन हो जाएंगे। रेखा चित्र पर आ जाते हैं अब हम, तो अब बात करेंगे हम रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र से रिलेटेड पहले कवि हैं महादेवी वर्मा, तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये इनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं और ये पूछी भी गई हैं कई बार एग्जाम में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो समय के पाँव इनका महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। अब बात करेंगे संस्मरण के बारे में, तो पदम सिंह शर्मा की बात करेंगे तो पदम पराग और प्रबंध मंजरी इनका संस्मरण हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो जंजीर और दीवारें इनकी महत्वपूर्ण संस्मरण हो जाएंगे, महत्वपूर्ण रचना हो जाएंगी। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो नए पुराने झरोखे, ये महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। कृष्णा सोविती की बात की जाए तो हम हसमत, यह महत्वपूर्ण रचना है। विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो चिड़िया रैन बसेरा। धर्मवीर भारती की बात करें तो ये ठेले पर हिमालय। अब बात करेंगे आगे हम रिपोर्ताज के बारे में, तो रिपोर्ताज के बारे में बात करेंगे तो जनक की बात की जाए तो शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ इनके दोनों रिपोर्ताज हो जाएंगे। आगे हैं चंडी प्रसाद सिंह, तो ये युवराज की यात्रा, ये इनकी रिपोर्ताज के रिलेटेड आ जाएगा, रिपोर्ताज से रिलेटेड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ पत्र संग्रह हैं, तो पत्र संग्रह में बात करेंगे हम। सबसे पहला पत्र संग्रह तो ये महात्मा मुशीराम, और साक्षात्कार की बात करें तो इसके जनक जो है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और रत्नाकर जी से ये बातचीत के बारे में है। आगे बात करेंगे दिनकर जी का, तो दिनकर सिंह का ये है बट पीपल। भीष्म साहिनी का है मेरे साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार हो गए। अब बात कर लेते हैं डायरी की, तो डायरी ये हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरी हमारा लास्ट रहेगा। जनक की बात की जाए, डायरी विधा के जनक तो राम शर्मा है, इनकी सेवाग्राम की डायरी इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन की बात की जाए तो प्रवासी की डायरी। तो इस प्रकार हमने सारी रचनाओं से रिलेटेड या साहित्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे सारे कवर किए हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के हमने पीछे भी पूरे पार्ट कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग कहें तो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो एक ऐसा लाएंगे जिसमें मात्र
व्यक्ति जो लेखक हैं कवि हैं वो रहेंगे, और उनसे रिलेटेड 10-10 या 5-5 जितनी भी रचनाएं होंगी वो आप लिख लेना, ठीक है। अभी तो आपने बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए। अगर आपने ये पूरे पार्ट नहीं देखे हैं और क्वेश्चन रचनाओं से रिलेटेड आता है तो अगला जो पार्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो रचनाएं आपको उसी में पूरी की पूरी मिल जाएंगी। क्योंकि एक व्यक्ति को उठाएंगे, जैसे प्रेमचंद को उठाया, जितना भी महत्वपूर्ण रचना आएगी पूरी एक साथ लिख देंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को उठाएंगे, दूसरे व्यक्ति लेखक को लिखेंगे तो उनका पूरा एक साथ रचनाएं लिख लेंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का। चलिए, धन्यवाद आपका। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपकी रचनाओं से रिलेटेड है। जैसे कि हमने आपको पिछले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, रचनाओं से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपको कवर करा दिया है। और इसमें हम सिर्फ मात्र 2 वीडियो आपको लेकर आए हैं, जिसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट कवि और उनकी रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाओं से बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो पहला पार्ट ये हो जाएगा, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। डायरेक्ट आपको इकट्ठा जैसे एक कवि और उनकी सारी रचनाएं आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम क्या, महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाओं से रिलेटेड बात। तो प्रेमचंद की सबसे पहले बात करेंगे। तो इनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर लिख ली हैं, जैसे कायाकल्प, परीक्षा, संग्राम, पूस की रात, समर यात्रा, निर्मला, मंगलसूत्र ये अधूरा है, सप्त सरोज, नवनिधि, पांच फूल, ईदगाह, पंच परमेश्वर, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। सेवा सदन भी है इनका, ठीक है। तो ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी, तो इकट्ठा लिख ली हैं। आप इनको एक तरीके से एक रजिस्टर में लिख लीजिएगा, बार बार इन्हें रिवाइज करिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिलीशरण गुप्त के ऊपर। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे तो झंकार, विश्व वेदना, विष्णुप्रिया, हिडम्बा, सैरंध्री, द्वापर, बक संहार, जय भारत, उर्मिला, कुणाल गीत, काबा और करबल, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इनको सारा नोट करते चलना है। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे अब महादेवी वर्मा की। तो सप्तपूर्णा, प्रथम आयास, अग्निरेखा, शांति गीत, दीप शिखा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, नीलांबरा, आत्मिका, यामा, रश्मि, निहार, नीरजा। तो आपने देखा होगा ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे तो राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, अर्चना, अलका, आराधना, गीतिका, महाभारत, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, लिली, भक्त प्रहलाद, कुकरमुत्ता, अनामिका और परमल, ठीक है। ये आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करेंगे हम सुभद्रा कुमारी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, कोयल, उल्लास, कलह कारण, अनोखा दान, प्रतीक्षा, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, समर्पण, सभा का खेल, स्मृतियाँ, हे काले काले बादल और राखी, ठीक है। आगे बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, आकाशदीप, झरना, पथिक, छाया, आंधी, इंद्रजाल, कामायनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ममता, लहर और मधुआ, ठीक है। अब बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रकृति के सुकुमार कवि, वीणा, गुंजन, युगवाणी, युगांत, युगपथ, ग्रंथि, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, ऋता, अतिमा, चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मिट्टी की ओर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका और हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, संस्कृति के 4 अध्याय, नील कुसुम और हारे का हरिनाम।
महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे हम बात करेंगे आज्ञा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, नदी के द्वीप, महावृक्ष के नीचे, शेखर एक जीवनी, बाबरा अहेरी, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, मरुस्थल, शरणार्थी, सागर मुद्रा, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे धर्मवीर भारती की, तो इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी जाती हैं। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, नदी प्यासी थी, नीली झील, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, सपना अभी भी, सांस की कलम से, 11 सपनों का देश और पश्यंती। आगे हैं हमारे केशवदास जी। केशवदास जी की महत्वपूर्ण कवि रचनाएं देखेंगे तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख, वीर सिंह देव चरित्र और रसाल कृत मंजरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे तो अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, मेघदूत, चारुचंद्र लेख, सूर साहित्य, देवदारू, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, आगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की ओर देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना जैसे पद्मावत, अखरावट, चंपावत, आखिरी कलाम, 12 मासा, सखरावत, कहारनामा और चित्रावत। तो आपने ये कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को एक साथ देखा है, और एक पार्ट और आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि आप देख सकें और कम से कम समय में अपना पूरा कवर कर सकें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसकी PDF चाहिए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसमें टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप इस पर कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी रचनाओं से रिलेटेड दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हम सीधा लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को एक साथ लिखकर बताते हैं आपको, जो कि आपको एक साथ लिखकर आपको रिवाइज करना है इन सभी का, इन्हीं को बार बार पढ़ना है और अधिकतर यही रचनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। अभी आपके पास समय है तो अच्छे से लिख लीजिएगा। छोटे से छोटा हमारा वीडियो होता है जिससे कि पूरी रचनाएं कवर हो जाएंगी। पहले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर ली थी और आज इस पार्ट में कंप्लीट इसमें जो रचनाएं हैं वो कवर कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है पार्ट 2, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलती हैं देखने को, जैसे चिंतामणि, रसमीमांसा, लोभ और प्रीति, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार वीथी, सूरदास, भारत में बसंत, त्रिवेणी और मनोहर छटा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे हम हर एक जो कवि हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं रचनाएं, वो देखने वाले हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बात करें तो माटी की मूर्तें, चिता के फूल, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, उड़ते चले, अम्बफाली, गेहूं और गुलाब बहुत पूछी जाती है, लाल तारा, रजिया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करेंगे हम मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश जी की बात करेंगे तो आधे अधूरे, आद्रा, पूर्वाभ्यास, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, ना आने वाला कल, आखिरी चट्टान, ये बहुत पूछी जाती है। पैर तले की ज़मीन और लहरों के राजहंस भी बहुत पूछी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करने वाले हैं हम फणीश्वर नाथ रेणु की। तो फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण रचनाएं मैला आंचल, कितने चौराहे, परती कथा, पलटू बाबा रोड, जुलूस, दीर्घ तपा, दोपहरी की धूप और ठुमरी। आगे बात करेंगे हम राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो बोलगा से गंगा इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो अधिकतर पूछी जाती है। किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन दिग्दर्शन, मेरी जीवन यात्रा, यात्रा के पन्ने, दिमागी गुलामी, मध्य एशिया का इतिहास। तो ये इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे वृंदावन लाल वर्मा की। तो यहाँ पर बात करेंगे मृगनयनी, अमरवेल, लगान, झांसी की रानी, मुसाहिब जू, कचनार, कुंडली चक्र, कभी ना कभी, गढ़कुंडार और राखी की लाज। ठीक है, आगे बात करेंगे हम गुलाब राय की। तो गुलाब राय की बात करेंगे तो इनकी महत्वपूर्ण रचना सिद्धांत और अध्याय, काव्य के रूप, जीवन पथ, ठलुआ क्लब, ये बहुत पूछी जाती है। कुछ उतले कुछ गहरे, हिंदी काव्य विमर्श, मेरी असफलताएं, ये भी बहुत पूछी जाती हैं। मेरे निबंध, नवरत्न,
नवरस, मन की बातें, रेखा, विद्यार्थी जीवन, सत्य और स्वतंत्रता के उपासक। आगे बात करेंगे हम जैनेन्द्र कुमार के बारे में। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना देखने से पहले इनका नाम देख लेते हैं। इनका मूल नाम आनंदीलाल था। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। त्यागपत्र, परख, पूर्वोदय, सुनीता, प्रस्तुत प्रश्न, मुक्तिबोध और सुखदा ये आंखें। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे डॉक्टर राही मासूम राजा की बात करेंगे तो आधा गांव, ओस की बूंद, नीम का पेड़, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला और असंतोष के दिन। आगे बात करेंगे हम मैत्रेयी पुष्पा की। तो यहाँ पर इनकी बात करेंगे तो बेतवा बहती रही, स्मृति देश, इदम नम, चाक, तुम किसकी हो बिन्नी, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी भाग, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह। ठीक है, और एक और रचना होती है अन्या से अनन्या। मैत्रेयी पुष्पा वो भी इन्हीं की है। ठीक है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी है। क्या नाम है? अन्या से अनन्या। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पर, अन्या से अनन्या। ठीक है, ये भी किन की है? अच्छा, ये प्रभा खेतान जी की है, तो इसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी रचनाएं हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, तो ये तो हो गई, वो अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की है। चलिए इसको छोड़ेंगे, बस इतना हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम हब्बीर तनवीर की। हब्बीर तनवीर की तो यहाँ आगरा बाजार, चरण दास चोर, लाला सोहरत राय, पोंगा पंडित, मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज, फुटपाथ, गांव का नाम, ससुराल मोर नाम दामाद। गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, ये भी बहुत अच्छी रचना है। अब बात करेंगे अशोक वाजपेयी जी की। तो कभी कभार, कहीं नहीं वहीं, समय के पास समय, फिलहाल, कवि कह गया है, उम्मीद का दूसरा नाम, विपक्षा, कुछ पूर्वाग्रह, अब यहाँ नहीं। आगे बात करेंगे अमृतलाल नागर की। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना देखेंगे। मानस का हंस, खंजन नयन, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, महाभारत कथा, टुकड़े टुकड़े, दास्तान, नटखट चाची। कन्हैयालाल मिश्र की बात करेंगे हम आगे। तो इनकी भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, जैसे दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, नई पीढ़ी में नए विचार, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, आकाश के तोड़ धरती के फूल। अब बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी की, और इनके बाद हम अंत करेंगे इस वीडियो का। जगदीश चंद्र माथुर तो भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा, यादों का पहाड़, धरती धन अपना, घास गोदाम, कभी ना छोड़ें खेत। तो इस प्रकार हमने सारी रचनाओं से रिलेटेड पार्ट कवर कर लिए हैं। पूरा साहित्य हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा ही साहित्य हमने कवर कराया है। तो एक बार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।